हो गया, उसको रहने दीजिए, उतना तो हो जाएगा। चलिए, केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 वो आपका है रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी, ठीक है। रासायनिक बलगतकी, देखिए इसमें क्या किया जाता है। रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत जो चैप्टर आपका है उसमें जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, समझ लीजिए इस चीज़ को, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया जो रिएक्शंस होते हैं हमारे, वो कहता है कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा अभिकारक जिसको कहा जाता है रिएक्टेंट, और एक होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट, दो चीज़ अगर आपके पास है, अभिकारक और उत्पाद, तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, क्या बनाएगा, उत्पाद बनाता है। जब दो या दो से अधिक आपस में जब यौगिक क्रिया करता है, अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या किसका निर्माण करता है, उत्पाद का करता है। तो कहते हैं कि कितने देर में ये आपस में रिएक्शंस किए, बात आ रही समझ में। तो इनकी सक्रियता कितनी थी, इनकी वेलोसिटी कितनी थी, जैसे वेग कितना रहा होगा, इनकी अभिक्रिया करने की दर कितनी रही होगी, तमाम प्रकार की बातें जो भी हम पढ़ते हैं वो रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की डिटेल्स लेते हैं इसमें। बता रही समझना, कितना समय लिया लेने में, कितना इसकी वेग था, कितना इसका स्पीड वगैरह था, सब कुछ, ठीक। तो लिखिएगा इसमें, बोल बोल के लिखवा रहे हैं, आराम से भी लिखेंगे तो समझ में आएगा। लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, बेटा ये डाल दीजिएगा रासायनिक बलगतकी, चैप्टर का नाम, हेडिंग कुछ नहीं, इसी में लिखिए, चैप्टर के बारे में लिखिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लिखिए, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, इसका कवरवा दीजिएगा। तो अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन, एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, कामा रासायनिक बलगतकी कहलाता है, कामा रासायनिक बलगतकी कहलाता है। क्या क्या आपने लिखा, 2 पॉइंट उसमें था खास तौर से। पहला था क्या, पहला आपने लिखा था अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, और दूसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि। कहता है कि पहली बात तो अभिक्रिया की दर के बारे में उसमें डिटेल दी गई है, किसकी, तो जो भी हमारे अभिकारक जो होते हैं वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कितना समय लेता है, समय दर का मतलब क्या हो गया, समय हो गया, उसका वेग हो गया, उसकी डिटेल लेंगे, और तमाम प्रकार की उसके अंदर जो भी क्रियाविधियाँ या फिर जो भी उसके अंदर विधि या सिस्टम लगे होंगे उसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। किसके अंतर्गत, तो कहता है रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत। ये पूरा आपका चैप्टर जो देता है, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से
एक्चुअल में हम 9th में पढ़ते थे कि कैसे कैसे आपस में जो यौगिक होते हैं आपस में क्रिया करते हैं। उसके बाद 10th में उनको बैलेंसिंग वगैरह सीखा हमने। तो 11th में आप जाते हैं तो उसके बैलेंस के साथ साथ आप उसमें थोड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। और 12th में एक चैप्टर ही बना दिया पूरा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही, ठीक है, कि यौगिक जो भी आपस में मिलेंगे उसमें रिएक्शन करने में कितना समय लेता है। समय लेते समय अगर हम उसके बीच में कोई उत्प्रेरक कैटलिस्ट मिला देते हैं तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि A+B कोई पदार्थ है, तो जो उत्पाद हमारा देता है अभिकारक है, अभिक्रिया करके C+ क्या दे दिया, D दे दिया। तो इनमें कितना समय लगा, इनकी सक्रिय मात्रा वगैरह की डिटेल अगर आप लेंगे वही हमारे क्या कहलाती है, रासायनिक बलगति। तमाम प्रकार की इसकी जानकारी कोई कहा जाएगा रासायनिक बलगति। ठीक है, इतना। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। लिखिए हेडिंग डालिए, सक्रिय मात्रा। नेक्स्ट हेडिंग, सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा ये क्या चीज होती है, लिखिएगा। 1 लीटर में पदार्थ के मोलों की संख्या को एक लीटर में पदार्थ के मोलों की संख्या को उसका सक्रिय मात्रा कहते हैं। उसकी सक्रिय मात्रा कहते हैं। क्या कह रहा है कि अगर 1 लीटर आपके पास विलयन है, ठीक है, और 1 लीटर विलयन में जितने मोल होंगे हमारे, वही उसकी क्या कहलाती है, सक्रिय मात्रा कहलाती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बन परमाणु में या 12 ग्राम कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होती है, अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताया था कि अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। वैसे 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या आपसे पूछता है तो 1 लीटर कह दीजिए या 1 ग्राम विलयन कह दीजिए, तो उसमें लगभग 6.022 × 10⁻23 अणु ही पाए जाएंगे। वो अपने अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसमें अगर बात करेंगे कि सक्रिय मात्रा किसी पदार्थ का, किसी यौगिक का अगर आपको दिखाना है, उस स्थिति में पहली बात याद रखिएगा कि जैसे कि यहाँ भी सक्रिय मात्रा कहीं दूसरे जगह से संबंधित नहीं है। आप मोलरता पढ़े थे, बात आ रही समझ में, और मोलरता को ही ध्यान समझिएगा। मोलरता, इसी मोलरता को एक जगह हम कैपिटल M से दिखा रहे थे, याद है। इसी मोलरता को हम एक जगह कैपिटल C से दिखाते थे, और एक जगह जब यहाँ की बात आएगी सक्रिय मात्रा में अगर दिखाना पड़ेगा तो इसी मोलरता को हम सक्रिय मात्रा के लिए बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। और बड़ा ब्रैकेट ये हमेशा ये कहता है कि सपोज दैट कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है, NH3 है, NH3 की सक्रिय मात्रा कितनी होगी। तो NH3 की सक्रिय मात्रा ये नहीं कहता कि NH3 का द्रव्यमान कितना है या फिर जो भी चीज़ें हैं। सक्रिय मात्रा में इसकी कितना समय ले रहा है, कितनी वेलोसिटी, बस उसकी डिटेल्स हम बस निकालेंगे इसके अंतर्गत। और कुछ इसमें नहीं करना है कि ये कितना भारात्मक इकाई लेके किसी दूसरे से रिएक्शन करता है, ये सब कुछ भी नहीं इसमें निकालना है। सक्रिय मात्रा मतलब कि अगर आप बड़ा ब्रैकेट इस पर चारों तरफ लगा, दोनों तरफ लगा देते हैं, तो कहता है कि इसका अर्थ ये है कि कितने समय में किसी दूसरे यौगिक से रिएक्शन करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सक्रिय मात्रा को हम दिखाते हैं बड़े ब्रैकेट से। तो सपोज दैट आपने क्या बोला कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं,
सक्रिय मात्रा कहा जाता है उसका। तो मोलरता का भी फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है। 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरता कहते हैं। तो चूंकि आप यहाँ से एक लाइन लिखा जाएगा, सपोज दैट, 1 मिनट, चलिए, तो उस फार्मूले के अनुसार जैसे कि कहता क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या की बात करता है ना, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय को मान लीजिए कि हम हमेशा किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। तो सपोज दैट अगर यहाँ से हम लिख भी देते हैं कि नीचे से लिखा जाएगा, एक लाइन लिखता है इसमें कि पदार्थ बी में, जैसे सपोज दैट ऐसे भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए कि ए है और बी है, जब रिएक्शन करता है तो सी प्लस क्या देता है? डी। तो हम कहते हैं कि अगर हम बी की बात करें, ए की भी बात कर सकते हैं, इसकी भी बात कर सकते हैं, डी की भी सक्रिय मात्रा निकाल सकते हैं। तो अगर हम बी की बात करते हैं तो लिखेंगे पदार्थ में ऐसे लिख के दिखाया जाएगा, या पदार्थ बी में लिख देंगे एक लाइन, सक्रिय मात्रा, पदार्थ बी में सक्रिय मात्रा। तो बी को, अगर बी का अगर सक्रिय मात्रा निकालना है, ए का सक्रिय मात्रा निकालना है, सी का निकालना रहेगा, डी का निकालना रहेगा, तो हमेशा हम किससे दिखाएंगे? तो बड़े ब्रैकेट से इसको कवर कर देंगे। इसका तात्पर्य है कि हम बी की सक्रिय मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। तो जब बी की सक्रिय मात्रा आपको ज्ञात करनी रहेगी तो आपको फार्मूला पता है, क्या कहता है कि विलेय के मोलों की संख्या याद आ रहना है कितने में? 1 लीटर विलियन में। तो हम निकालेंगे, क्या चीज़ हो जाएगा कि NB बटे में विलेय के मोलों की संख्या ना, N मोल को दिखाता है, B क्या है? विलेय है। तो विलेय के मोलों की संख्या कितने में? तो कहता है कि 1 लीटर विलियन में। तो इन क्या हो जाएगा? लीटर। चूँकि आप जानते हो कि N इक्वल टू क्या होता है? WB बटा में M। कहता है कि द्रव्यमान बटा में अणु भार, कह सकते हैं ना, भार बटा अणु भार आप निकाल सकते हैं, आणविक, या कह सकते हैं द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो कहता है कि किसके लिए हम द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं? तो मोल के लिए, विलेय के निकाल रहे हैं। तो अर्थात यहाँ पे जो N बराबर W बटा M होगा वो किसके लिए हो जाएगा? तो WB बटा में क्या हो जाएगा? MB। हम विलेय की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो सपोज दैट अगर B की बात करें तो B की उपस्थिति में निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? NB की जगह पे क्या हो जाएगा? WB। M कहाँ आ जाएगा? नीचे, MB, और V क्या हो जाएगा? इन लीटर, ये चीज़। और इसको अगर ml में हमें दिखाना रहेगा तो क्या करते हैं? WB इंटू में 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा? MB भी इन क्या हो जाएगा? इन ml में हो जाएगा। तो जब अगर हमें किसी पदार्थ की सक्रिय मात्रा अगर ज्ञात करनी रहेगी तो कुछ इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ भी मोलरता को M से दिखाते थे, वहाँ भी मोलरता को C से दिखाएं, यहाँ भी सक्रिय मात्रा को किससे दिखा रहे हैं? बड़े ब्रैकेट से कवर के दिखा रहे हैं। ठीक है ना? इतना करिए, फिर आगे बताते हैं।
हो गया। चलिए चलो अच्छा देखो, सेकेंड हेड डालिएगा रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या मैंने बोला? रासायनिक अभिक्रिया की दर। चलिए लिखिएगा इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, लिखिएगा इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता, अभिकारक और किसका, और उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को, मोलर सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। हो गया। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी जब अभिकारक की रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करने जाएंगे तो इसकी जो मोलरता होती है ये घटती जाती है और इसकी मोलरता या मोलर सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। बात याद रखिएगा। जैसे कि जब हम नए पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि सपोज़ दैट कि चीनी ले लीजिए और क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तो जो चीनी का प्रारंभिक रूप था वो बिल्कुल धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। वो बिल्कुल अपने गुण को और आकार को बिल्कुल क्या हो जाता है, बदल देता है। गुण मतलब कि स्वाद, और अपने आकृति को भी बदल देता है, लिक्विड में चेंज कर देता है। जो सॉलिड था, पानी जो था लिक्विड में था, लेकिन ये इसकी सांद्रता अपने आप में क्या होती है, बढ़ते जाती है। मतलब कब सांद्रता बढ़ती है, जब कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है तब। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू जब भी हम इसकी अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो माइनस में निकालेंगे, इसकी जब दर निकालेंगे तो किस में निकाला जाएगा, प्लस में निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी सक्रियता बढ़ती है और इसकी सक्रियता क्या होती है, घटती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक। ये अगर टॉपिक्स याद रखें, बहुत आसान चैप्टर है, पूछता भी कई बार, लेकिन है बहुत आसान, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा, हो गया ना। तो नीचे से फार्मूला लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर, और याद रखिएगा कि अभिक्रिया की दर कभी भी निकालते हैं ना तो स्मॉल आर से निकालते हैं। अभिक्रिया की दर को दिखाते हैं स्मॉल आर से, तो लिखा जाएगा कि अभिक्रिया की दर आर, स्मॉल आर बराबर लिखा जाएगा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, किसमें, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समयांतराल, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब आप कभी भी अभिकारक के लिए निकालेंगे अभिक्रिया की दर, जब अभिकारक के लिए निकाला जाएगा या अभिकारक में उपस्थित किसी पदार्थ का निकाला जाएगा तो उसकी सांद्रता हमेशा क्या होती है, घटती चली जाती है।
जो भी अलग अलग टॉपिक्स लिखवा रहे हैं ना, उसकी बस डिटेल आपको लेनी है, जानकारी लेनी है कि और कुछ नहीं करना है। इसी में आगे चल के अर्ध आयु काल, अर्ध समय मतलब कि पूर्ण समय में किया हुआ अभिकारक में या अभिक्रिया वगैरह के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देगा। अब पूछता है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन 1 या 2 बन के आएगा, कहीं लिख लीजिएगा, छपेगा ये। तो कहते हैं कि अभिक्रिया की दर आर, अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो प्रथम हम निकालते हैं या करके आर बराबर निकालेंगे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है, कमी होता है कि अधिकता होती है? तो लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा में समय अंतराल, बटा में समय अंतराल। तो R बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लिखा जाएगा, देखिए कमी हो रहा है, बदल रहा है, प्रारंभिक स्थिति से कमी होती चली जा रही है इसकी, या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। तो जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को हम हमेशा किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। और जब आप इसकी सांद्रता निकाल रहे हैं तो आपको मैंने बताया किससे दिखाया जाता है, बड़े ब्रैकेट से क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाता है। तो किसका निकाल रहे हैं, अभिकारक का, बटा में समय में परिवर्तन होगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा, ठीक। पहला फार्मूला कहता है कि पहली बात कि जब भी किसी अभिक्रिया की दर जब हम निकालेंगे, तो देखिए जब भी अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो कहता है अभिक्रिया की दर आर बराबर या तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन बटा में समय अंतराल। अच्छा, अभिकारक में भी परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद में भी परिवर्तन हो रहा है। तो अभिकारक में कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता घटती है, और इसमें कैसा परिवर्तन होगा उत्पाद में, तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन को किससे दिखाएंगे, डेल्टा से। और आप निकाल रहे हैं सक्रियता, असक्रियता को हमेशा किससे दिखाते हैं, सक्रिय मात्रा को, अभी तो कुछ देर पहले बताया, बड़े ब्रैकेट से। अब बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। दूसरा निकालेंगे आर बराबर, या आर बराबर इसके लिए लिख दिया जाए, अभिकारक की जगह पे क्या लिखा जाए, अब उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में क्या अधिकता निकालेंगे ना, तो क्योंकि ये बढ़ रहा है तो अधिकता हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, समयांतराल, ठीक है। तो R बराबर यहाँ से क्या आपको मिलेगा, R बराबर क्या मिलेगा आपको, उत्पाद की सांद्रता में अधिकता, मतलब इसमें भी परिवर्तन होता है, डेल्टा। और कह रहा है कि परिवर्तन हो रहा है तो इसकी सक्रिय मात्रा को किससे दिखाएंगे, बड़े ब्रैकेट से, उत्पाद बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर ऐसे फार्मूला दे देता है तो यहाँ पे समय भी तो परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डेल्टा। अच्छा, कैसे पता चलेगा, अगर ये बस फार्मूला देता है आपको, बस ये फार्मूला दे देता है दोनों के लिए, तो यहाँ पे तो आपने लिख के दिखाया कि कमी हो रहा है और यहाँ पे अधिकता होती है, बस ऐसे दे देता है तो आप कैसे इसको पहचानेंगे। तो कमी होता है तो हमेशा इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये बढ़ रहा है तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये धनात्मक में है तो हमेशा ऐसे भी लिखेंगे, उत्पाद हमेशा किस में होता है, धनात्मक में, और ये क्या होता है, विकारक ऋणात्मक में होता है। तो ये तो आप जानते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति चेक करने जाता है तो माइनस क्यों लगाया आपने, पूछेगा ना, माइनस लगाएंगे तो तुरंत उसके अंदर क्वेश्चन आएगा क्यों माइनस इन प्लस। तो आप दिखा सकते हैं कि कभी भी जब आपस में एक क्रिया करते हैं, अभिकारक बन के उत्पाद बनाता है, इसकी जब सक्रिय मात्रा निकालते हैं तो इसकी सक्रियता घटती है और इसकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। नहीं, हट कैसे कम अधिक होगा, अभिकारक में कभी भी दो उत्पाद मिलाएंगे, दो उत्पाद कह रहे हैं, दो पदार्थ मिलाएंगे, दो यौगिक मिलाएंगे,
तो दो यौगिक मिलाते हैं तो कभी भी वो जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो रासायनिक अभिक्रिया करते साथ साथ में वो भौतिक परिवर्तन भी करता है, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या करेगा कि उसके गुण बदल जाएंगे लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बात आ रही समझ में? लेकिन जब उत्पाद में जब रासायनिक परिवर्तन करता है तो उसमें उसके पदार्थ के गुण के साथ साथ उसकी भारात्मक इकाई भी क्या होती है, बदल जाती है। बात समझ रहे हैं ना? तो भार में क्या हो सकता है, अधिकता आ जाए या कमी आ जाए। जैसे कि एक बात बताइए, जब चाय बनाते हैं तो चाय में पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालेंगे, उसके बाद आप चाय पत्ती डालते हैं और उसको क्या करते हैं, ठंडे पानी में डाल देंगे तो चाय बन जाएगा, दूध डालेंगे नहीं बनेगा। उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। तो उबालते हैं तो कुछ भाप के रूप में उसमें से कमी तो होता है ना, वाष्पीकरण तो होता है ना उसका, तो उसमें कमी आती कि नहीं आती है। तो आप क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कराते हैं टेम्परेचर हाई करा के। बोलिए, जैसे कि आप उसको जब भौतिक परिवर्तन कराया आपने, ठंड नॉर्मल पानी में आपने मिला तो भौतिक परिवर्तन वो हो रहा है। बात आ रही समझ में? कुछ ना कुछ उसमें केमिकल मिल गया, आप उसको पिएंगे या तो कड़वा लगेगा तो अजीब टाइप का स्वाद आएगा। बस चाय का स्वाद लेने के लिए अब रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। उबालिए उसको कई देर तक, खूब सुंदर बनाना है तो और उबालो, थोड़ा सा उसमें इलायची वगैरह मिला दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना, कि उसकी सांद्रता अब उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। देखिए, चाय चीनी अलग अलग सब कुछ पदार्थ आपने मिलाया तो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं नॉर्मल थी, ठीक है ना। चीनी का अपना अलग ही स्वाद था, चाय पत्ती अपना अलग ही स्वाद में था, पानी अपने अलग स्वाद में, दूध अपने अलग स्वाद में था, आदि अदरक अपने अलग ही स्वाद में था। लेकिन जब आप उसमें एक चाय बनाया, चाय का निर्माण किया तो प्रत्येक चीज़ों की जो स्वाद में परिवर्तन क्या हो गया, बदल गया। यूँ कह सकते हैं कि स्वाद बढ़ गया। होता है ना कि इसको मिला दो स्वाद बढ़ जाएगा, सब्जी का स्वाद बढ़, मतलब कभी भी एक नई चीज़ में जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। और जो प्रारंभिक होता है वो हमेशा क्या होता है, घटता है। कच्चा आलू खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे, बिना उबाले, उसको भी उबालना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसकी भी सक्रियता आप बढ़ाएंगे। आपको उबालने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। खैर, तो आप समझ गए होंगे। इस फार्मूले पूरा लिख जाइए। इसको हो गया, लिख लिया आपने? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बाद में, ठीक है। इसी बहाने अब देखोगे तो। चलिए, अब एक अभिक्रिया देते हैं, उसकी सक्रिय मात्रा कैसे ज्ञात किया जाएगा। नॉर्मल 1 नंबर का क्वेश्चन आपका दे सकता है। अभी ये इतना डिटेल्स में नहीं देगा, ये आपकी डिटेल्स थोड़ी बहुत जानकारी है। इसमें एक क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें अभिकारक होगा, उत्पाद होगा, और बोलेगा कि दोनों की सक्रिय मात्रा की गणना कीजिए, ठीक है। तो सक्रिय मात्रा, इसकी सक्रियता घटेगी, इसकी सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी, और करके इसको देखा जाएगा। जैसे कि सपोज दैट, ठीक है, लिखने का तरीका वगैरह सब चीज़ देखिएगा। एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है तो इधर ही लगते हैं। जैसे कि आपके सामने A प्लस सपोज दैट कर लेते हैं B और C प्लस क्या नया उत्पाद क्या मिल गया, C प्लस D। अब इन सभी का हमें क्या करना है, अलग अलग सक्रिय मात्रा निकालना है। तो एक बात बताइए, जब A की सक्रिय मात्रा निकालेंगे तो A क्या है, अभिकारक है, बोलिए। तो R बराबर सबका अलग अलग निकालना है, ठीक है। और आपस में सब के सब इसमें इक्वल टाइप का दिखाई देते हैं और आपको इक्वल का चिन्ह लगाना भी पड़ेगा। तो R बराबर माइनस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए डेल्टा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किसका, A का, बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा T। यही होगा फार्मूला, बराबर माइनस B, सॉरी डेल्टा इसमें भी लगेगा, B की सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T, बराबर उत्पाद पे आ जाइए। उत्पाद हमेशा क्या होता है, इसकी सक्रियता क्या होती है, तो प्लस में ही रहने देंगे, और C की सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा D की सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T। बात समझ गए कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकालते हैं सक्रियता, ठीक। तो एक फार्मूले पे, एक क्वेश्चन पे हम लगाते हैं, उसके बाद आप लगाइएगा। देखिए, अगर कुछ इस प्रकार से दे देता है, इसको मिटाए ना, ये पहला था। दूसरा एग्जाम्पल में उसको बैलेंस करके देता है, इसकी सक्रियता थोड़ा सा अपने आप से बैलेंसिंग करके, जैसे कि सपोज दैट इसकी मात्रा को बढ़ाता है, सक्रियता के साथ साथ इसकी मात्रा भी दे देता है आपस में। सपोज इधर देखो अनिरुद्ध, 2A प्लस 3B
ये अभिकारक हो गया। उत्पाद में 4C आप प्लस क्या हो गया 5D। ये इसकी मात्रा को भी दर्शा देता है। सक्रिय, ये इसकी सक्रियता को दिखा रहा है। A B C जो भी D है इसकी सक्रियता घट, लेकिन इसकी मात्रा भी साथ में दिखाई दे रहा है। तो जब मात्रा दिखाई देता है तो सेम नंबर से नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या ये यूँ कह लिया जाए कि जो इसकी मात्रा रहती है हमेशा कहाँ चली जाती है, अपॉन में आ जाती है। तो इसकी जब सक्रिय मात्रा निकाला जाएगा तो R बराबर 1/2 माइनस में होगा, और डेल्टा A की सक्रिय मात्रा बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा T। इसको भाग में लेके चले जाते हैं। बात आई समझ में? बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, फिर से माइनस होगा ना, माइनस प्लस से मत घबराइएगा। इसकी घटा, इस माइनस का ये अर्थ है कि इसकी सक्रियता क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। माइनस ये 1/, में क्या हो जाएगा 3। नहीं, एकदम सब कुछ नया है आपके लिए, इसको सीखना ही है यहाँ कैसे कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो माइनस 1/3 डेल्टा क्या हो जाएगा, B की सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T इज इक्वल टू, इसकी क्या हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस नहीं होगा, बढ़ रहा है, डेल्टा C की सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T बराबर 1/5 किसका, डेल्टा D की सक्रिय मात्रा बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा T। क्लियर हो गई बात है ना? अब एक आपके लिए नया दे रहे हैं, उसको करिएगा, इसको करिए पहले, उसके बाद आगे करते हैं। उसके बाद इसको नया क्वेश्चन देते हैं, करिए इसको। चलिए, एक दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको करिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करिए। अब जैसे कि एक तो आपको अभिक्रिया ही दे रहे हैं, ये तो नॉर्मल आपको बताने के लिए था। चलिए इसको आप करके दिखाइए। दिया है N2 प्लस H2 NH3। बैलेंस नहीं है बच्चा, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाए। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना कर दें, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे कितना कर दें, तो इसको थोड़ा सही से लिख दें पूरा पूरा। तो N2 प्लस 3H2 इज क्या बन जाएगा, 2NH3। इसकी सक्रिय मात्रा निकालिए, मतलब इसके रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या करते हैं, अभिकारक का सक्रिय मात्रा ज्ञात करते हैं और उत्पाद की सक्रिय मात्रा निकालिए इसी फार्मूले पे फट से। निकालिए जल्दी। हो गया, उड़ा दे रहे इसमें से। चलिए, क्या चीज देखिए N2 है, ठीक है, इसके आगे कोई मात्रा तो दिया नहीं है, तो N2 की सक्रिय मात्रा कैसे निकाला जाएगा, क्या चीज, तो लिखा जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, R इक्वल टू डेल्टा, माइनस में होगा ना, माइनस N2 की क्या हो जाएगी, सक्रिय मात्रा बटा में डेल्टा T, फिर बराबर माइनस ये कहाँ जाएगा 1/3 डेल्टा H2 की सक्रिय मात्रा बटा में क्या हो जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू, ये क्या है उत्पाद है ना, तो इसकी सक्रियता बढ़ेगी इसलिए किस में रहेगा, प्लस में, तो 1/2 डेल्टा NH3 की सक्रिय मात्रा बटा में क्या हो जाएगा डेल्टा T। इससे मत घबराइएगा, 2 या फिर जो भी है, ये इसकी सक्रियता है, 2 नाइट्रोजनों की सक्रियता निकालनी है।
यहाँ पे 2 हाइड्रोजनों की सक्रियता निकालनी है। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एक ही आपस में जुटे हुए हैं। जैसे अगर आपसे पूछ देगा कि HCl की सक्रिय मात्रा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, डेल्टा सक्रिय मात्रा बस पूछेगा आपसे, न उत्पाद है न विकारक है, बस डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, HCl कर दीजिए। और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अभी जो कुछ देर पहले बताया, WB बटा में MB इंटू V इन ml, और ml में करेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ अकेले का पूछेगा तब की बात कर रहे हैं, और किसी अभिकारक के अंतर्गत देगा तो वहाँ पे R = 2 निकाला जाएगा कि अभिकारक की सक्रिय मात्रा बराबर किसकी हो जाएगी, उत्पाद की सक्रिय मात्रा। क्लियर हो गई बात ना, ठीक है। और अब नया हेडिंग या फिर नया भी जो टॉपिक होगा अगले क्लास में, कल वाली क्लास में।